वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 13 पर और छोटा सा हमारा ये लेक्चर होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश में छोटा सा टॉपिक है। अब तक काफी अच्छा बेस बन गया होगा आप लोगों का, तो जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो आप बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे, बहुत जल्दी अपने खुद के पॉइंट्स उसमें ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका UPPCS मेंस का जो 2023 का पेड ग्रुप है, चाहे आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर UPPCS 2024 की हमारी शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, टू द पॉइंट चीजें, हाई यील्डिंग मटेरियल, सारा डाउट्स क्लियरेंस, आपका पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, बहुत ही शॉर्ट मटेरियल, आंसर राइटिंग, मेंस का कंप्लीट मटेरियल, सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 13 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 13 है ये, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, आपका लॉ एंड ऑर्डर और जो सिविल डिफेंस होता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। देखिए, कोई भी राज्य सरकार है, आप मान लीजिए, जिस हिसाब का लोकतांत्रिक हमारा देश है, लोकतंत्र है यहाँ पे, और हम यहाँ पे बात करते हैं संघीय लोकतंत्र की, ठीक है। ये फेडरल स्कीम है, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें होती हैं। ये जब सारी बातें तभी हैं सफल जब हर एक राज्य अपने आप में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम हो और सफल रहे। राज्य बनने का जो उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि जो हमारी 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें पुलिस और लोक व्यवस्था जो है ये राज्य का है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये राज्य सूची का एक विषय है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आप जानते हैं, कोई राज्य सरकार, मैंने आपको बताया, उसका प्राथमिक कर्तव्य है ये, ठीक है। किसी राष्ट्र के लिए जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो निर्भर करता है वहां की कानून और व्यवस्था पे, जिससे नागरिक जो नागरिक हैं उनके लिए राज्य में कानून और व्यवस्था द्वारा क्या हो, जो कंपल्सरी रूल्स हैं, अनिवार्य नियम हैं, उनका पालन हो। एक मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली, एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप हो, बहुत ही प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, पारदर्शी हो एडमिनिस्ट्रेशन और कुशल पुलिस व्यवस्था हो। अगर ऐसा होता है, ऐसा करने में कोई राज्य सफल हो जाता है, तो जो राज्य का अपना एक संरचना है उसमें राज्य को सफलता मिल जाएगी। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक आबादी वाला हमारा राज्य। यहाँ पे एक जटिल और विविध सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य है। ऐतिहासिक रूप से ये जगह बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में हमेशा रही है, नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह रही है। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स है और वेराइटी है यहाँ के सोशियो और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, इसलिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम बन जाता है। आप जानते हैं यहाँ पे बहुस्तरीय पुलिस प्रणाली है ना, मल्टी सब कुछ आप पहले देख के आए हैं। जो हमारा पुराना लेक्चर था वो काफी डिटेल्ड था, तो उसमें हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी थी, जिसमें आप जानते हैं जिला पुलिस है, राज्य पुलिस है और केंद्रीय पुलिस संगठन। तो एक हायरार्किकल सिस्टम है, बहुस्तरीय पुलिस प्रणाली है। अब उसका जो काम है मेन, वो यही है कि जब हमारा, देखिए, हमारा संविधान बात करता है कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की। हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, कि मूल अधिकार जो हैं, आप जानते हैं अनुच्छेद 32, क्या बोला गया इसको, बताइए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी ही रखनी है। मैंने आपको बताया जो जरूरी अनुच्छेद हैं उनको आपको जरूर याद रखना ही रखना है। तो ये जो इसको क्या कहा था भीमराव अंबेडकर में, बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि किसी के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो एक तरफ तो हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं कि मूल अधिकार इतने ज्यादा जरूरी हैं, तो एक
राज्य में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के रहना क्या मूल अधिकारों में नहीं आता है? आता है। ऐसा माहौल बनाना जिसमें राज्य सरकारें ये चीज सुनिश्चित करें कि जो उसके नागरिक हैं वो अच्छे से फल फूल सकें, अच्छे से जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको उनका एक्सेस मिल सके, बिल्कुल पारदर्शिता आए, बहुत प्रभावी बने प्रशासन, और इससे हमारा पूरा जो लोकतांत्रिक संगठन है वो और ज्यादा मजबूत की तरफ बढ़े। तो एक तरफ से हम ये सारी बातें करते हैं, दूसरी तरफ अगर लॉ व्यवस्था, अगर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक से नहीं चलेगा तो इस सब का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली आप समझिए इस सब पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें अगर नागरिक सुरक्षा की, तो प्रदेश में जो नागरिक सुरक्षा है, आप देखिए ये जो अवधारणा है एज अ कॉन्सेप्ट, ये है कि जो सरकारें हैं या जो अन्य अभिकर्ताएं हैं वो अपने नागरिकों की जो बेसिक सुरक्षा, सेफ्टी है, भलाई है और अधिकार है, मैंने आपको भी ऊपर बताया, उनको सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, नीतियां, कार्य, मतलब आप उनको सुनिश्चित कर पाए ऐसे क्या आपने मेजर्स लिए हैं, ऐसी क्या आपने पॉलिसीज बनाई हैं, ऐसे क्या आपने काम किए हैं, उनको संदर्भित करती है ये पूरी प्रक्रिया जो आती है नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत। इसमें आप जानते हैं किसी प्रकार का हिंसा, अपराध, सामाजिक अशांति, ये सब जो मूल, इनके क्या मूल कारण रहे हैं, इनको आप संबोधित करें, कानून प्रवर्तन, न्याय प्रणाली, सामाजिक कार्यक्रम करें, सामुदायिक जुड़ाव करें, चाहे आप कुछ भी करें, कहने का मतलब है इनके सहित कई हस्तक्षेपों के माध्यम से इन पे आप कड़ी से कड़ी प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना भी शामिल है। तभी जो है नागरिकों को कहते हैं ना सेंस ऑफ हार्मनी उनके अंदर डेवलप होगी। नागरिक सुरक्षा का जो मोटा मोटा उद्देश्य है वो ये है, ऐसा समाज, ऐसा कल्याणकारी समाज, उसका निर्माण करना जहां लोग हिंसा या अपराध के डर के बिना आराम से रह सकें, जहां उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो। ये सुनिश्चित करने का महत्व स्वीकार करता है कि जो नागरिक हिंसा या जबरदस्ती के अधीन हुए बिना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले सके, क्योंकि देखिए लोकतंत्र बिना जनमत के नहीं सफल हो सकता। अगर आपकी जनता खुश नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। जितनी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं हमारे देश के, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं हम, तो अगर उन प्रक्रियाओं को जिसे कहते हैं ना सुचालित सही ढंग से करना है तो उनमें भाग लेना, न्याय प्राप्त करना, पब्लिक सर्विसेज जो हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनको प्राप्त करना, अपने अधिकारों का प्रयोग करना, ये सब किताबी बातें, सिर्फ लिखित बातें ना रह के प्रयोग में लाई जाएं ये बातें, उसमें अगर सक्षम है तब आप समझिए कि हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन की। पढ़ा था लेक्चर आपने, बताइए कौन से पॉइंट में पढ़ा था, ये भी याद है आपको, भूल गए हैं? इसके मूल में नागरिक सुरक्षा, एक सुरक्षित, और ये सुरक्षित हर जगह दो बार है, वातावरण बनाने के बारे में जो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन की बात करें, और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें ये लिखेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है वो इन सब चीजों से, हिंसा से, दंगों से, इससे भी तो प्रभावित होता है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि प्लास्टिक का प्रयोग करने से, बिजली ज्यादा फूकने से, पानी ज्यादा वेस्ट करने से ही एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। इसमें आप जो सतत लक्ष्य हैं, एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, उनका भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नागरिक सुरक्षा है, आप जानते हैं कोई भी राज्य है, क्षेत्र है, उसके शासन का ये सबसे अनिवार्य पहलू है। तो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होगा? चोरी, डकैती, अपहरण, हिंसा, कोई भी, इसमें आप मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, डार्क स्पेस, जितनी भी बातें हमने पुराने लेक्चर्स में अब तक की हैं वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं जोड़ के लिख सकते हैं। तो इन सब अपराधों से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना, उनका बचाव करना, ये सारा चीज शामिल है इसमें। तो अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से उपाय लागू किए हैं। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जैसे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको मजबूत करना, आपने देखा कितनी तरह की हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना, अपराध के पीड़ितों के समय पर और प्रभावी न्याय, ये सबसे जरूरी है। एंश्योर करना टाइमली जस्टिस, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आएंगी, इसी में आप ये सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे, आप इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं जो 21वीं शताब्दी है उसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। आप इसमें एक टर्म यूज कर सकते हैं, हम बात अगर करेंगे फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग की, फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग, भविष्यवादी पुलिसिंग, इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको बहुआयामी स्तर पर काम करना होगा, ऐसा आप लिखेंगे। इसमें आप इंक्लूड करेंगे क्या क्या?
देखिए, फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग आपको समझ में आ गया। हमने सामुदायिक पुलिसिंग की बात करी थी, कम्युनिटी पुलिसिंग की। इसके साथ साथ आप फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग का इसमें एग्जाम्पल जोड़ के लिखिएगा। इसमें आप लिखेंगे जो साइबर स्पेस है उससे जुड़ी दिक्कतें, ठीक है। और डार्क वेब पढ़ा था मैंने, आपको बताया था पूरा, ये जहां से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ये सब हमने पूरा पढ़ा तो था। डार्क वेब है, आप इसके अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप आम मर्रा की जिंदगी में जो देख रहे हैं, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि आजकल का टाइम वो आ गया है जिसमें आपको अप्रोच बदलने की जरूरत है, अपनी नीति, अपने काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है। अब पहले जैसे क्राइम नहीं रहे हैं, अब क्राइम्स का जो रूप है वो बहुरूपीय है, वो सब चेंज हो रहा है। उस हिसाब से आपको उसके अंदर ये इंक्लूड करके लिखना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग में डाल सकते हैं, जिसमें जन भागीदारी और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। तो जब मुद्दे ऐसे ऐसे हैं तो उन्हें उनका उसी हिसाब से जो है उन चुनौतियों को देखना पड़ेगा हम। तो अब अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था है और नागरिक सुरक्षा है, उससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, ये सारे देखिए आप जो पहले पढ़ के आए ना वो भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमने अवैध खनन देखा था, हमने भू माफिया देखा था, आप वो सारी चीजें भी इसमें डाल सकते हो। हमने उग्रवाद देखा था, हमने क्या बोलते हैं हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें व्यवस्था देखी थी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे फिर भी एक बार लिख देती हूँ। जो इससे अलग है, आपका लैंड माफिया हो गया, वो डाल लो इसमें। इलीगल माइनिंग हो गया, वो डाल लो इसमें। ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दे हैं कि नहीं है। आप एक्सट्रीमिज्म भी इसी में डाल लो, और आंसर को डायमेंशन देने के लिए आप इसमें टेररिज्म डाल लो, फिर आप इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट डाल लो, ठीक है। और आप बताओ क्या क्या डाल सकते हो। बाकी अभी फिलहाल जो मुद्दे जुड़े हैं वो क्या क्या हैं। एक तो अपराध दर यहाँ का काफी ज्यादा है, क्राइम रेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब 2021 में आप देखो आईपीसी के तहत देखो जरा मुकदमे और घटनाएं कितनी हुई। तो क्या हुआ, प्रति 1 लाख जनसंख्या के सापेक्ष की अगर बात करें, अपराध दर क्राइम रेट निकालें तो 154.4 आया निकल के। देश भर में राज्य हैं उनमें प्रदेश का स्थान आया 23वां। बलात्कार के मामले में आया 23वां, और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 28वां, और जो पॉक्सो एक्ट है हमारा, किससे संबंधित है ये एक्ट, बताएगा कोई कमेंट करके, उसके मामलों में आया 21वें स्थान पर। तो इसका मतलब क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने में। फिर आपका कानून और व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है फिलहाल, मैंने आपको क्या बताया, ऐतिहासिक तौर पे ये देश दंगों से जूझता आया है। जाति आधारित हिंसा, कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत होती है यहाँ, और संगठित अपराध पूरा पढ़ के आए हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म सब पढ़ के आए हो। इन मुद्दों से जो है प्रदेश वो जूझ रहा है। तो इन मुद्दों से निपटने के लिए राज्य सरकार की काफी आलोचना भी होती है, और कई लोगों ने इसे अप्रभावी और पक्षपातपूर्ण, मतलब इनइफेक्टिव और बायस्ड बताया है कि सरकार जो है वो इनइफेक्टिव तरीके से और बहुत ही बायस्ड तरीके से इस क्षेत्र में काम कर रही है। पुलिस बल, पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो आपने सारी जो स्टेट की एजेंसीज थी हमने हमारे पुराने लेक्चर में अच्छे से कवर की थी। अब यूपी पुलिस में सोचिए आप 2.5 लाख वर्दीधारी अधिकारी हैं, जवान हैं, लेकिन जितना ज्यादा अपराध दर बढ़ रहा है उनसे निपटने के लिए ये जो है पूरे नहीं बढ़ रहे हैं, कमी है इनमें और कम सुसज्जित है। तो इस वजह से भी इनकी आलोचना होती है। दूसरा, जो पुलिस बल प्रदर्शनकारियों और अपराधियों से निपटने के लिए ब्रूटैलिटी, कोerशन, इन सब का उपयोग करती है, उसको भी गलत बताया गया है। मतलब जो पुलिस की, देखो ये सब लिखते रहना जो मैं बता रही हूँ, फिलहाल जो याद आता है मैं बता देती हूँ। जो पुलिस की हैवी हैंडेड अप्रोच है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो हिंदी में भी, हैवी हैंडेड अप्रोच, हैवी, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जो हम बात करते हैं ना टोटल क्रैकडाउन की, उसको बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो हैवी हैंडेड अप्रोच जो है ना पुलिस बल की, वो कहीं ना कहीं इस चीज में बाधा बन रही है, ब्रूटैलिटी दिखाती है पुलिस। राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्या होता है जो राज्य की कानून और व्यवस्था है उसकी स्थिति में अक्सर कुछ ना कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। जो राजनेताएं हैं वो पुलिस जांच में हस्तक्षेप करने के लिए उनको हमेशा जाना जाता है, और राजनीति कनेक्शन वाले जो अपराधी हैं उनको फिर सजा आराम से बच जाते हैं वो, जिनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। ये एक बड़ी समस्या है। मुठभेड़ हत्याएं, एनकाउंटर किलिंग्स, ये
आप देखिए पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में मुठभेड़ में हत्याएं करने के लिए प्रदेश की आलोचना की गई है, जबकि पुलिस का क्या दावा है कि ये जो कानून व्यवस्था है इसको बनाने के लिए बहुत ही अत्यधिक है। लेकिन जो मानवाधिकार संगठन हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती हैं कि ये जो हैं ये न्यायोत्तर हत्याएं हैं और इनपे मतलब इन पे आरोप लगाया जाता है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उन्होंने बताया कि 2017 में पुलिस मुठभेड़ों में 183 अपराधों को मारा गया था। और आधिकारिक आंकड़े देखें तो 17 में, तो 20 मार्च का डेटा है ये, करीब 11,000 से अधिक मुठभेड़ें हुई, एनकाउंटर हुए और 23,300 से अधिक जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया और 5,000 कुछ घायल रहे और 183 अपराधी जो हैं उनको मारा गया। और इन मुठभेड़ों में आप जानते हैं पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, उनकी संख्या है 1443। ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। हाल ही के वर्षों में देखिए आप तो जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और आपका एसिड अटैक, ये सब काफी बढ़ रहा है। इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, उसमें उसकी डेटा की माने तो प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध वर्ष 2021 में सोचिए आप करीब 57,000 रही इन अपराधों की संख्या। क्राइम रेट 50.5 रहा है महिलाओं के विरुद्ध और प्रदेश का स्थान 16वां रहा है। इसमें करंट अफेयर्स का डेटा, यूपी का जो करंट अफेयर अजीत सर कराते हैं, या फिर जो हम आपको जो पॉइंट नंबर 19 होगा, शायद आपका 17 होगा या 19 होगा, इन्हीं में से कोई पॉइंट है जो समसामयिकी से डील करता है उत्तर प्रदेश की, वो आपको कराया जा ही रहा होगा लगातार। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। शस्त्र आधारित हिंसा में वृद्धि, जो वेपन बेस्ड वायलेंस है ना, उसमें वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इतना बिक रहा है, आर्म्स इतने ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या होता है, प्रदेश जो है आप जानते हैं गैंग वॉर, जो गिरोह की हिंसा होती है, उसके लिए काफी कुख्यात रहा है। राज्य में बहुत से गिरोह हैं सक्रिय। अब ये जबरन वसूली, अपहरण, हत्या, पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल रहते हैं। और जो एनसीआरबी की माने तो प्रदेश में शस्त्र अधिनियम के तहत जो पंजीकृत मामलों की संख्या है वो लगभग 15.7 प्रति लाख है और राष्ट्रीय औसत जो है 5.4 है, उससे 3 गुना ज्यादा हो गया। देखिए करीब करीब देख रहे हैं आप, इतनी ज्यादा दिक्कत है। कास्ट बेस्ड वायलेंस, ये बहुत ज्यादा है। इसमें आप कौन सा लिखेंगे, अनुच्छेद कौन सा है जो जाति के आधार पे जो है भेदभाव उसके लिए मना करता है, बताइए मुझे। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, कमेंट करिए। तो प्रदेश में जो जाति आधारित हिंसा है उसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। अत्याचार है इसमें, बलात्कार, हत्या, सामाजिक बहिष्कार, ये सब है। फिर मार्जिनलाइजेशन है सोसाइटी में, है ना, हाशिए पे महसूस करते हैं वो खुद को, जिसकी वजह से हमने देखा था वो उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं, अलगाववादी हो जाते हैं। पढ़ा था ये सब चीजें, सब कुछ इससे आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जो नवीनतम भारत में अपराध के आंकड़े हैं 2020 के, यूपी में दलितों के विरुद्ध अपराध में 7.4% की वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश मतलब दूसरे स्थान पे है यूपी, मध्य प्रदेश है 30%, तो जो फर्स्ट नंबर पे है। फिर न्याय में देरी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। प्रदेश में जो न्याय संबंधी देरी है वो एक समस्या है बहुत बड़ी। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की माने तो प्रदेश में जो निचली अदालत हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें सोचिए 30-30 साल पुराने केसेस अभी भी अटके हुए हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई हो इनमें से जिनसे संबंधित ये केसेस हैं, तो ये एक चिंता का विषय है काफी बड़ा। सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा है। अब राज्य में जो सांप्रदायिक हिंसा है उसकी घटनाएं बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं, खासकर हिंदू मुसलमानों के बीच जो हिंसाएं होती हैं। हाल ही के वर्ष के आप जानते हैं दंगे बहुत से हैं, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे, 2018 के जो कांसगंज में हिंसा हुई थी, ये सब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और बात करें साइबर अपराध, साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। प्रौद्योगिकी का जानते हैं आप उपयोग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो प्रदेश में फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब के मामले भी देखने को मिलते हैं। आप इसमें जो नए तरह के अपराध आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग, ये लिख सकते हैं, है ना, कि जो प्रारूप है अपराधों का वो बदल रहा है प्रदेश में। ठीक है, ये सारी चीजें, इलीगल माफिया, ये लैंड माफिया, इलीगल माइनिंग, ये जरूर लिखिएगा, अवैध खनन और भू माफिया, और कौन सा लिखेंगे, मतलब मेन हमने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अब प्रदेश कुछ कर भी रहा होगा इनके लिए, तो प्रदेश सरकार ने इन मुद्दों को हल करने और राज्य में कानून व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इसमें से जो कुछ प्रयास हैं वो क्या क्या हैं, विशेष कार्य बल STF, ये तो सब पढ़ के आए हो आप भैया, लिख दो, हाँ मैम पढ़ के आए हैं।
थोड़ी सी कदर कर लो। विशेष कार्यबल STF, आप जानते हैं जो संगठित अपराध है, आतंकवादी गतिविधियां हैं या कुछ और आपराधिक अन्य प्रमुख घटनाएं हैं, उनसे निपटने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये विशेष कार्यबल है। इसके ऊपर तो आप पूरा लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी शायद। और इसके माध्यम से कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी इत्यादि में काफी आसानी हुई है। देखिए, पुलिस बल का जो नेतृत्व है वो जानते हैं आप DGP साहब करते हैं, और इनकी अलग अपराध शाखा है, विशेष कार्यबल है, आतंकवाद विरोधी दस्ते हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये सारी इकाइयों में इन्हें विभाजित किया गया है, जिससे काम और अच्छा और सुदृढ़ हो सके। राज्य में एक विशेष बल, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी PSC पढ़ा था, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में, त्योहारों में और मतलब अतिरिक्त सुरक्षा, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एक और अच्छा मजबूत सिस्टम बनाने के लिए ये सब जो हैं जिम्मेदार हैं। अब यहाँ अगर बात करें पुलिस बल के आधुनिकीकरण की, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस बहुत जरूरी है। आप जानते हैं पुलिस बल की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा नई तकनीक, उपकरण, इस सबसे लैस पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में काफी अच्छा काम कर रही है। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पुलिस की छवि में सुधार के लिए 40 से अधिक नए पुलिस थाने, 1 दर्जन से ज्यादा नई चौकियां और महिला अपराध रोकने के लिए जो जैसे कुछ स्कीम्स चलती हैं, रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला सहायता डेस्क, इन सबको भी शुरू किया है। जो भी लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हो वो लिख दो, कोई ऐप का नाम, कोई पोर्टल का नाम, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत आप जानते हैं कहां कहां की गई है। अभी लेटेस्ट टोटल कितने जिलों में अब कमिश्नरेट है, कमेंट करके बताएगा कौन मुझे, आप सभी बताइएगा। अब आप जानते हैं इसमें दोहरी व्यवस्था नहीं होती। दोहरी व्यवस्था कैसे? DM की और कमिश्नर की पावर्स का ओवरलैप, उसको हटाने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। अतः ये जटिल शहरी केंद्रित समस्याएं जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी हल करने में सहायक बनती है। तो इसमें क्या होता है, पुलिस अधिकारी कोई भी त्वरित एकदम से मतलब जिसे कहते हैं ना क्विक रिस्पॉन्स, वो निर्णय लेने के लिए इसमें कंप्लीट उनको फ्रीडम मिलती है। यह एक एकीकृत कमांड संरचना है, इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये 7 जिलों में है, नाम आप बताने वाले हैं मुझे, और ये लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, 1861 के अधिनियम पे ये आधारित है। होता क्या है इसमें आपको पता होगा वैसे, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद क्या होता है, जो DM होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। इसके अंतर्गत पुलिस कर्मियों के तबादले कमिश्नर के स्तर पे हो सकते हैं। लाठीचार्ज या फायरिंग के भी आदेश पुलिस कमिश्नर आराम से दे सकते हैं। और जिन जिलों में सिस्टम लागू नहीं है वहां ये अधिकार किसके पास है? DM के पास। CRPC 1973 के अंतर्गत जो कानूनी व्यवस्था संबंधी हैं वो अधिकार आपके DM के पास हैं। तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में ये सारे अधिकार DM की बजाय किसको मिल गए? सीधा पुलिस कमिश्नर को मिल गए। मतलब वहां पर परमिशन का वेट नहीं करना है, ठीक है। फिर आप जानते हैं 112, डायल 112। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी प्रकार की आपात स्थितियों के लिए एक एकल आपातकालीन नंबर है, ये यूनिफाइड इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है, डायल 112। मतलब इसमें फायर सर्विस, हेल्थ, सब कुछ इसी में है ना। पढ़ा था पिछले लेक्चर में? नहीं पढ़ा था। वो भी लॉन्च किया गया है। इस नंबर पर पूरे राज्य से संपर्क किया जा सकता है और किसी भी संकट कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया ये प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। फिर इसमें आते हैं आपके एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। सरकार ने 2017 में महिलाओं के साथ छेड़खानी, उत्पीड़न, इन सब की घटना, जो ईव टीजिंग होती है, मॉलेस्टेशन हो जाता है, हरासमेंट होता है, उसको रोकने के लिए इसका गठन किया था। महिला हेल्पलाइन की स्थापना, एक अलग से महिला हेल्पलाइन भी चलती है 1090, ठीक है। कोई भी आपात स्थिति है, डिस्ट्रेस में है महिलाएं, तो उनके लिए ये महिला शक्ति लाइन बोलते हैं इसको, नाम ऐसे ऐसे सब ध्यान रख करके चलो, उसकी स्थापना की है। CCTV कैमरों की स्थापना। अब सरकार जो है वो आपराधिक गतिविधियों पे नजर रखने के लिए, मतलब CCTV सर्वेलांस बढ़ाने के लिए, ये जो है सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए अलग अलग जो सार्वजनिक स्थान है, राजमार्ग हैं, उन पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो उससे काफी आसानी हो जाती है। कई बार घर घर में लगे हुए हैं सरकार, तो क्या ही। क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम का कार्यान्वयन। आप जानते हैं एक सिस्टम चलता है सेंटर का, CCTNS, उसकी मुझे फुल फॉर्म बताइए आप, मैंने आपको पिछले में भी कराया था, उसी का ये पार्ट है, क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम CTS। तो ये राज्य पुलिस विभाग ने जो अपराधी हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए स्टार्ट किया है। जो CCTNS प्रोजेक्ट का जो सफल कार्यान्वयन है, उसके सभी मतलब जो मानदंड थे उसको प्रदेश ने पूरा किया था और 2022 में ये जो है दूसरा स्थान इसको मिला था इस प्रोजेक्ट के लिए। ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है।
सामुदायिक पुलिसिंग, मैंने आपको बताया आप कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ आप फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सरकार जो है वो अपराध को रोकने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को समुदाय के साथ, सिटीजन और पुलिस, पीपल एंड पुलिस, पीपी, पीपल टू पुलिस या पुलिस टू पीपल, ऐसे काम करेगी। उसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। पुलिस और लोगों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संभवम, मेरा प्रहरी, ऐसी ऐसी सामुदायिक पहल हैं अलग अलग, वो शुरू की गई हैं। और एक ऐप भी है सी प्लान करके, सी प्लान, ठीक है, प्लांट हो गया ये, कोई बात नहीं। चलो समझ गए ना, भावना समझते जाओ बस। तो ऐसे ऐसे एप्स, पोर्टल्स, इन सब के नाम आप देख के लिख सकते हो। फिर आता है आपका, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, यूपी को सीओसीए, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पढ़ा है, ये अधिनियम पुराने में दिए थे पॉइंट नंबर 12 में, और संशोधन अध्यादेश 2015 और यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 1970 सहित अपराधों से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाए हैं। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संगठित अपराध में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाना, इसके लिए भी शक्ति प्रदान करता है। फिर आता है आपका जन सुनवाई पोर्टल। अब जो ये जन सुनवाई पोर्टल है, ये एक शिकायत निवारण तंत्र है, मतलब रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ये नागरिक सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यूपी पुलिस नागरिक पोर्टल, ये सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है। नागरिकों को अपराधों की रिपोर्ट करना, उनकी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करना और आपका पुलिस सेवाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, पुलिस अपराध की रोकथाम और सुरक्षा युक्तियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करना इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि सुधार भी हुआ है काफी कानून व्यवस्था में। एनसीआरबी का डेटा है 2021 की रिपोर्ट में 19 के तुलना में 21 में अपराध में कमी आई है 6.2% की। तो एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्या बताया, डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें कुछ कहते हैं ना यूनिवर्सल फॉर्डर पॉइंट्स, वो लिखने ही लिखने पड़ेंगे जो कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। लिखेंगे आपका फायदा है, नहीं लिखेंगे उसमें भी होगा ही आपका कुछ ना कुछ फायदा। अब आप देखेंगे कि सुझाव क्या क्या हैं, सजेशंस क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण चाहिए होगा, जिसमें पुलिस, सरकार, नागरिक समाज, नागरिक, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हितधारक हैं, वो सभी शामिल होंगे, तब जाके कुछ बेहतरी, कुछ इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कितनी सारी हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देखा था, उनको सशक्त करना, इन एजेंसियों को थोड़ा सा फ्रीडम देना, पर्याप्त संसाधन देना, रिसोर्सेज देना, स्किल ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना, मजबूत करना, इसके लिए कदम काफी उठाए जा रहे हैं। उन्हें अपराध से प्रभावी ढंग से निपटना, कानून व्यवस्था बनाए रखने में डायरेक्ट मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग जब गुंडे, डाकू, टेररिस्ट सब कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके लिए प्रशिक्षण दो आप पुलिस को, अलग यूनिट बनाओ, साइबर सेल बनाओ, बनाए हैं मतलब, और उनको ज्यादा सशक्त करते जाओ। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग, सीसीटीवी कैमरे, अपराध मानचित्रण सॉफ्टवेयर, अपराध को कम करना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, इस सब में डायरेक्टली जो है मदद मिल सकती है अगर जो ये सारी चीजें हैं ये अच्छे स्तर पे की जाएं, प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छे स्तर पे किया जाए। तो ये वाले सारे जो चीजें हैं, ये पुलिस को भी, ऐसी तकनीक में निवेश सरकार को भी करना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत बार देख चुके हैं, आपको दिक्कत है ही नहीं, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जहाँ पे जो अधिकारी हैं वो अपराध से संबंधित मुद्दों की पहचान करना, उनका समाधान करना, स्थानीय समुदायों के बीच मिलकर काम करना, इसमें अपराध कम भी होता है। और जो पुलिस और समुदाय है, मैंने कहा था ना, पुलिस टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये लिख सकते हैं आप, पुलिस टू पीपल कॉन्टैक्ट, इसमें वृद्धि होती है, डबल कोट्स में लिखना।
फिर सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, अगर वो बेटर रहेंगे, बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, तो क्राइम अपने आप ही कम हो जाता है। भाई बेरोजगारी, गरीबी मेन मुद्दे हैं ये, है ना। तो सरकार को अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करके इन मुद्दों को हल करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। न्याय प्रणाली को मजबूत करना, भाई जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली को मजबूत करने की बहुत ही गहरी आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध करने वालों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इसमें न्याय का समय पर वितरण, न्यायाधीशों और अदालतों की संख्या में वृद्धि, ये सब शामिल है। जागरूकता अभियान, ये सब तो आपने देखे ही हैं, मैंने आपको सबसे ज्यादा बताया, फेवरेट पॉइंट होना चाहिए आप लोगों का। तो भाई नागरिकों को आप एजुकेट करो, है ना, उनको शिक्षित करो उनके अधिकारों के बारे में, उनके उत्तरदायित्वों के बारे में, कानून के बारे में, क्यों व्यवस्था जरूरी है, इसके बारे में आप अभियान चलाओ। तभी लोगों को अपने जो होता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आप बात करो फंडामेंटल ड्यूटीज की, मूल कर्तव्यों की, डी है ये, वो लिखो आप यहाँ पे जोड़ के, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी आएगी, एक वो होता है ना राष्ट्रहित की भावना सृजित होगी। समय पर न्याय सुनिश्चित करना, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं। न्याय का निष्पादन समय पर बहुत आवश्यक है, तो वो सुनिश्चित करना जरूरी है कि न्याय प्रणाली कुशल हो, उत्तरदायी हो, मामलों का त्वरित समाधान किया जाए। यह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अदालत में बुनियादी ढांचे में सुधार, मामलों के प्रसंस्करण में तेजी लाना, इसके लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुना होगा आपने, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये 10 जिले हैं और महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट, इन सबका चयन हुआ है। उत्तरदायित्व में वृद्धि, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी जरूरी है। पुलिस की निष्ठुरता और अन्य दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं उनके उत्तरदायित्व का क्षेत्र आप बढ़ा दीजिए। इसमें पुलिस की जो पुलिस कदाचार की शिकायतें हैं उसकी जांच हो, पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना भी हो सकती है। तब जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसकी बात हो रही है। खुफिया जानकारी, मैंने आपको बताया था, खुफिया जानकारी, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ लिखेंगे आप। डेटा का विश्लेषण, जो गतिविधियां हैं क्रिमिनल, वो उनका पैटर्न, सीसीटीवी कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको सारा बता दिया है ऑलरेडी। ये सब भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है जी। निष्कर्ष क्या निकला कि सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे? निकला है निष्कर्ष या नहीं? कोई बात नहीं, होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग राज्य में नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहा है। इन उपायों में पुलिस गश्त, निगरानी बढ़ाना, पेट्रोलिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन बनवाना, आपातकालीन कॉलों के लिए प्रतिक्रिया करना, ये सब शामिल है। यूपीसीओ, यूपी कॉप, ये है एक मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब इसमें डायरेक्ट आप रिपोर्ट कर सकते हो अपराध। इसके अलावा राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं को भी लागू किया है, जैसे केवल महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करना, सभी महिला पुलिस टीमों को तैनात करना और संकट में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करना भी शामिल है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश में पर्याप्त नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित अभी नहीं हुई है। अभी एक बहुत ही लंबा रास्ता है, स्ट्रैटेजी बहुत लंबी होनी चाहिए, दीर्घकालीन उपाय चाहिए हमें। और जो पुलिस दल की बर्बरता है, भ्रष्टाचार है, उसके उदाहरण जो सामने आते हैं उन पे रोक लगनी चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का विश्वास जो है जनता में वो कम होने से रुकना चाहिए। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा से संबंधित कानून को बहुत ही प्रभावी कार्यान्वयन और सुरक्षा उपायों के बारे में ज्यादा जन जागरूकता और शिक्षा, इसकी बहुत ही कड़ी आवश्यकता है, ठीक है जी। इसी के साथ ये लेक्चर होता है हमारा खत्म। पेड ग्रुप की जानकारी के लिए ये रहे नंबर्स, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।